नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरींद्र उपाध्याय। कल वरिष्ठ पत्रकार बुशरा खानम ने अपने कार्यक्रम नजर और नजरिया के लिए टीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। उसमें मैंने भी हिस्सा लिया और प्रोफेसर रविकांत ने भी हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के प्रमुख अंश। और आप सब मेरा खास शो नजर और नजरिया देख रहे हैं। तो 137 दिन के बाद आखिरकार राहुल गांधी की संसद में वापसी हुई है। सबको बेसब्री से इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि आखिर कब उनकी सांसदी बहाल होती है। संशय बना हुआ था, लेकिन आखिरकार आज सुबह उनकी सांसदी बहाल हो गई और इसके साथ ही जश्न का माहौल शुरू हो गया कांग्रेस में, और तमाम लीडर्स ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इसका स्वागत किया और इसका जश्न मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर सड़कों पर खूब जोर शोर से इस फैसले का स्वागत करते हुए और जो उनकी सांसदी बहाल हुई है उसको लेकर एक जश्न मनाया। और हमने देखा सुबह से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। संसद के बाहर हमने देखा कि बड़ी तादाद में, विरले ही ऐसे देखने के लिए मिलता है, बड़ी तादाद में जो लीडर्स हैं, पार्टी लीडर्स हैं, दूसरी पार्टी के लीडर्स हैं, बाहर बिल्डिंग के ऊपर पार्लियामेंट में। आप वो तस्वीरें अभी फिलहाल देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि किस तरह से भव्य स्वागत जो है वो राहुल गांधी का हुआ है। और अब यही सवाल हम उठा भी रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की वापसी से जो उनके सवालों की आंधी है, क्या उसकी भी वापसी होगी। आपने देखा कि पार्लियामेंट में लगातार जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं राहुल गांधी उठाते रहे। तमाम तरह कोशिशें की गई, सत्ता के बल पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए तमाम कोशिशें की गई कि राहुल गांधी को दूर रखा जाए पार्लियामेंट से। और आपको याद होना चाहिए कि अडानी का जो पोस्टर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में दिखाया था, उसके बाद ही हमने देखा था कि पुण्येश मोदी जो है, छोटे मोदी, उन्होंने केस दायर किया जिसको लेकर सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई और उससे उनकी सांसदी रद्द हो गई। और उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनने को मना कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, बड़ी राहत दी, और कुछ सवाल भी उठाए। सवाल ये उठाए कि आखिर क्यों 1 साल 11 महीने की ही क्यों नहीं दे दी गई, या इतनी ज्यादा सजा क्यों दी गई जिनसे उनकी सदस्यता रद्द हो गई। और न सिर्फ ये उस शख्स के लिए खराब है यानी कि राहुल गांधी के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने चुनकर, यानी वायनाड की जनता ने चुनकर उन्हें उस सीट पर बिठाया है। इतने दिनों के लिए वो सीट भी एक तरह से खाली रही और उनकी जनता के मुद्दे, वायनाड की जनता के मुद्दे को उठाने वाला जो पार्लियामेंटेरियन था वो नहीं था। तो ये सवाल भी उठाए गए। इस सब के बीच आज राहुल गांधी ने जब वापसी की है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो आप ये देखें कि बीजेपी ने इसी वक्त में ये मुद्दा उठाया है न्यूज क्लिक का। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज क्लिक ने किस तरह से फंडिंग ली है, इस पूरे मामले को राहुल गांधी से और कांग्रेस से जोड़ा गया है और डोकलाम तक का जिक्र किया गया है। ये कहा गया है कि उस वक्त में ये कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से कि बातचीत होनी चाहिए, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी चाइना जाते रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताने की कोशिश राहुल गांधी को, और देश विरोधी ताकतों के साथ हैं। ये तमाम बातें, वही घिसा पिटा नैरेटिव जो लगातार राहुल गांधी कांग्रेस के इर्द गिर्द बुनती आई है बीजेपी, वही एक बार फिर से वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश फिर से की गई है। और आप ये देखें कि ट्विटर से लेकर तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पर जो डिजिटल पत्थरबाज है उनकी वापसी हो गई है, और राहुल गांधी को लेकर वो तमाम लोग राहुल गांधी को लेकर वही तमाम सवाल उठा रहे हैं। तो न्यूज क्लिक के बहाने राहुल गांधी को घेरने की, कांग्रेस को घेरने की एक बार फिर से कोशिश जो है वो की जा रही है। मुद्दा वही है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा या उनके सपोर्टर्स के अलावा लगता यह है कि अब कोई देशभक्त देश रहा ही नहीं है, और हर किसी को देश का गद्दार या फिर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने वाला बता दिया जाता है। देश में मुद्दे बहुत हैं, मणिपुर से लेकर हरियाणा तक नफरत की जो बयार बही है और उससे जो जनमानस का नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए इस पूरी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है और ये कहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई जो की गई है इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। अभी भी आप ये देखिए कि मोनू मानेसर जैसा शख्स जिस पर 2 मासूमों की हत्या का आरोप है, जलाकर मार देने का आरोप है, वो अभी तक फरार है और उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इस सब के बीच अगर कोई मुद्दा उठाया जा रहा है तो न्यूज क्लिक की उस रिपोर्ट का, और उस रिपोर्ट के बहाने राहुल गांधी को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वो तमाम नाम
लिए जा रहे हैं। रोहिणी सिंह का नाम लिया गया, स्वाति चतुर्वेदी का नाम निशिकांत दुबे की तरफ से लिया गया और इस पूरे मुद्दे को उठाया गया। कैसे सियासत बदल रही है, क्या कुछ मायने हैं राहुल गांधी की पार्लियामेंट में वापसी के? ये जो फिलहाल अनुराग ठाकुर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, फिर से वही घिसा पिटा नैरेटिव जो है वो गढ़ा जा रहा है, इस सब को किस तरह से देखा जाए, इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस की लीडर है अलका लांबा और इसके साथ ही प्रोफेसर रविकांत मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अलका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अलका जी, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, आज जो राहुल गांधी की वापसी हुई है और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से न्यूज क्लिक की रिपोर्ट के बहाने घेरा है राहुल गांधी को और कांग्रेस को, क्या कहना चाहेंगी आप? अलका जी दिख तो रही है लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अलका जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज सिग्नल से एक बार चेक कर लें, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। इस बीच मैं प्रोफेसर रविकांत जी के पास जाना चाहूंगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अपनी बात को बखूबी रखने के लिए जाने जाते हैं और अपने जवाब से लाजवाब कर देते हैं। रविकांत जी, आपसे मेरा सवाल, इस सारे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत तो है ही, ये लोकतंत्र की जीत भी है, इस देश के नागरिकों की भी जीत है और हार है नरेंद्र मोदी की, उस पूरी गुजराती लॉबी की जिसने राहुल को ईडी के जरिए या फिर इस मुकदमे के जरिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके और राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे थे। फिर वो अगर संसद में उनको नहीं बोलने दिया जा रहा था तो वो सड़क पर निकल करके आ गए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस देश की तस्वीर ही बदलने लगी, इस देश का इकोसिस्टम बदलने लगा और यही वजह है कि राहुल गांधी को फिर से संसद से बेदखल करने की वो पूरी योजना बनी। अब जो आपने जिक्र किया उसका, कि जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी पर वो सवाल उठाया, वो आरोप लगाया जो अब तक किसी भी विपक्ष के नेता ने नहीं लगाया था इतने मुखर रूप में, राहुल गांधी ने तस्वीर के साथ इस बात को रेखांकित किया कि अडानी जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले 602वें स्थान थे दुनिया के अमीरों की सूची में, वो 2022 तक आते आते दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर कैसे हो गए? ये क्या जादू था? और सबसे बड़ा सवाल कि मोदी के अडानी के साथ रिश्ते क्या है? यहीं से वो पूरी प्रोसेस शुरू होती है कि जब मानहानि का मुकदमे में ट्रायल शुरू होता है, फिर उनको अधिकतम 2 साल की सजा होती है। आनन फानन में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता उनसे बेदखल कर दिया जाता है, उनका घर छीन लिया जाता है और फिर इधर आकर के जब बीजेपी ने इस बात को महसूस किया कि अगर संसद की सदस्यता बहाल नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बाद, तो फिर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसलिए उन्होंने शायद इसमें तत्परता दिखाई कि जो सिंपैथी राहुल गांधी को मिल रही थी और जो लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ रही थी, जो दर्द का रिश्ता राहुल गांधी का लोगों के साथ बन रहा था, मैं इसको कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, इस देश में जितने लोगों का उत्पीड़न हुआ, जिनको तिरस्कार किया गया, जिन पर लाठियां भांजी गई, जो दुख दर्द में हैं, जिनको सड़क पर पीटा गया, जिनकी लिंचिंग की गई, जो भूख से व्याकुल है, महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, वो राहुल गांधी के साथ दर्द का रिश्ता जोड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को भी उसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी को और खास करके मोदी जी को यह समझ में आ गया था कि राहुल गांधी के साथ इस देश का जनमानस खड़ा होने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा में तो वो तस्वीरें दिखी रही थी, अब और ज्यादा राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही थी उत्तर भारत में, खास करके जहां पे मोदी जी की लोकप्रियता लगभग स्थिर या थोड़ी कम हुई है। यही सबसे बड़ा रीजन था कि उन्हें संसद की सदस्यता से बहाल करना पड़ा, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं या मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। वो राहुल गांधी जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछ रहे थे,
जिन्होंने सीधे मोदी को प्रश्नांकित किया था, क्या वो अब बंद हो जाएगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी फिर से उन सवालों को उठाएंगे और उनमें और भी सवाल जोड़ेंगे कि मणिपुर में उन महिलाओं के साथ जो हुआ उसके जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन होगा? बीरेन सिंह तय करेंगे या मुख्यमंत्री उसके जवाबदेह होंगे? जो हरियाणा में हो रहा है सरेआम, उसकी जवाबदेही किसकी है? ये तमाम सवालों, ये महंगाई जहां 200 रुपए से भी ऊपर टमाटर का दाम पहुंच गया है, यहाँ डॉलर का रेट इतना ऊंचा बढ़ गया है रुपए की अपेक्षा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये सवाल फिर से पूछे जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के सवालों का सामना करने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, उनमें वो हिम्मत नहीं है। जो भक्तों ने जो पूरा शेर तब बनाया था मोदी जी को, असल में अब उसकी परीक्षा होनी है कि जिस राहुल गांधी को इतना कमजोर समझा गया था, लोगों की धारणा में कमजोर बनाया गया था, उस राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी क्या उन सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे? यहां से असली और नकली शेर की पहचान होनी है इस देश के आम लोगों को, इस देश के नागरिकों को। और इसीलिए कांग्रेस के लोग जश्न मना रहे हैं और मुझे लगता है कि इस देश के तमाम नागरिकों ने भी, जो जिम्मेदार हैं, जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान को रखना चाहते हैं कि वो बराबर उसी तरह से बना रहे, उन लोगों को भी सुकून महसूस हुआ है। उन लोगों को थोड़ा सा ये महसूस हुआ है कि कम से कम राहुल गांधी के लिए। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि फिलहाल हमने देखा कि राहुल गांधी की आज वापसी हो रही है। जाहिर सी बात है, पूरे मीडिया ने भी इसको कवर किया और पूरा जोश खरोश देखने के लिए मिल रहा था और ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं से मोदी की हार है, क्योंकि एक तरह से वो तमाम ताकतें लगाई गई कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में एंटर ना होने दिया जाए। और वापसी भी हुई तो उनकी एक दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पर जब डिस्कशन होना शुरू होना है और 10 तारीख को प्रधानमंत्री को जवाब भी देना है इस पूरे मामले पर। लेकिन इस सबके बीच आप ये देखिए कि वही नैरेटिव, वही तमाम बातें फिर से बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के इर्द गिर्द के चाइना के साथ इनकी मिली भगत है, देश को तोड़ने वाली ताकतों के ये साथ है। न्यूज क्लिक की रिपोर्ट, जिसके लिए अब न्यूज क्लिक को जवाब देना है, वो भी उसमें कितनी सत्यता है, क्या है, वो न्यूज क्लिक को जवाब देना है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये छापा है, वही न्यूयॉर्क टाइम्स जब वो कोई और रिपोर्ट छापता है तो किस तरह से उसको अंदरूनी मामला बता दिया जाता है। लेकिन अब वही न्यूज क्लिक की न्यूयॉर्क टाइम्स की उसी रिपोर्ट को जो न्यूज क्लिक को लेकर छापी गई है, उसको देखिए पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, गांधी को और कांग्रेस को निशाने पर साधा जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब इनके पास कुछ और नहीं बचा है और इसीलिए वो नैरेटिव दिया जा रहा है कि ये देश के गद्दारों के साथ है? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उनको कहना ही है। ये मोदी जी की हार तो हुई है, लेकिन इतनी आसानी से वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते। ये उनका जो अहंकार है और सत्ता का जो गुरूर है, उस वजह से वो इतनी आसानी से वो इसको छोड़ नहीं सकते। और यही कारण है कि वो चाइना को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। अगर कोई मिली भगत है तो राहुल गांधी को जेल भेजिए, लेकिन राहुल गांधी क्या ये नहीं पूछेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में एक पूरा गांव बसा लिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? जिस चाइना को आपने दुश्मन देश करार दिया, उसका पूरा जो आयात है वो लगातार बढ़ रहा है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और चाइना के साथ जो घुसपैठ हुई थी उस समय नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलेंगे? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। तो चाहे आर्थिक मसले पर हो या रक्षा के मसले पर हो, यह सरकार जवाब नहीं देती है और वहां कमजोर साबित होती है। वहां आपकी देशभक्ति और ये पूरा राष्ट्रवाद कहां चला जाता है? एस जयशंकर ने जिस बात को कहा था कि चाइना से हम नहीं लड़ सकते, हम कमजोर हैं चाइना के सामने, अरे तो उसका जवाब दिया था कांग्रेसियों ने कि उस समय मजबूत तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, जिसका तो सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तो क्या भारतीय मान करके चुप बैठ जाते कि साहब हम उससे जीत नहीं सकते हैं? तो जब आपका विदेश मंत्री इस बात को रेखांकित कर रहा है, फिर आप किस तरह का लांछन लगा रहे हैं राहुल गांधी पर? और मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई आरोप सिद्ध होता है तो राहुल गांधी को क्यों बचाना चाहते हैं? आप भेजिए उनको जेल, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन क्या उन सवालों से आप छुटकारा पा जाएंगे जो सवाल अभी है इस देश में और लोगों के जेहन में है? दरअसल है क्या ना कि ये जो पूरी दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स है वो लगातार पैशाचीकरण करती है। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, ये इसी समय इजाद हुआ ये शब्द,
तो वो उन सबको खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही, देश के गद्दार, गोली मारो वगैरह वगैरह, इस तरह का आपने देश बना दिया है। आपने 9 साल में क्या किया है ये कब बताएंगे आप? जनता के बीच आप दोबारा जा रहे हैं तो आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है? इस देश में महंगाई कम हुई है क्या, जो आप कह करके आए थे? भ्रष्टाचार कम हुआ है कहीं से? इस देश में महिलाओं के साथ अत्याचार खत्म हुआ है क्या? मणिपुर ने आपके मुंह पर थूका है कि जो हुआ है उस प्रांत में, भले ही वो छोटा राज्य क्यों ना हो, लेकिन वो भी तो इसी भारत का हिस्सा है। आपको तकलीफ क्यों नहीं हो रही? आप कहते थे कि साहब उस राज्य में दंगे होते, हमारे राज्य में दंगे नहीं होते। वो लगातार जो दंगे हो रहे, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? दरअसल भटकाना लोगों को, लोगों की आंखों में धूल झोंकना और विपक्ष का पैशाचीकरण करना, ये इनकी फितरत है। और काम कोई नहीं करना, देश के लोगों के साथ गद्दारी करना और देशभक्ति का वो पूरा झंडा लेकर के आगे बढ़ना, इसको लोग जान चुके हैं। अब बहुत हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि लोग भ्रमित रहेंगे कि नहीं साहब मोदी जी है, महामानव है, वो हर समस्या का समाधान कर लेंगे। और इतना ही है तो राहुल गांधी की सदस्यता क्यों बहाल कर दी? आप कटघरे में खड़ा करिए, उनको जेल भेजिए अगर कहीं उनकी मिली भगत है तो। बिल्कुल साफ तौर पर मुद्दों से भटकाने की सियासत ये नजर आ रही है, क्योंकि चारों तरफ से चौतरफा घिरी हुई है बीजेपी। मणिपुर का एक ऐसा मामला जिस पर जवाब देते नहीं बन रहा है, और अभी भी देखिए लगातार हिंसा की खबरें वहां से आ रही हैं। वहां की जो महिला है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया अपनी सिक्योरिटी के लिए, जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। वो एक हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो हर गैर जरूरी चीज पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन जरूरी चीज पर जब जनता उनसे आस लगा के उनकी तरफ देखती है तो देखिए कैसे खामोशी छा जाती है। हर चीज का उद्घाटन करने का टाइम है उनके पास, लेकिन मणिपुर की महिलाएं जो उनकी तरफ आस लगाकर देख रही है, शायद उन्होंने अब आस छोड़ ही दी है इतने दिनों के बाद कि वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि अभी तक वहां पर हिंसा सब। आप ये देखिए राजधानी दिल्ली से 6 किलोमीटर हरियाणा पर किस तरह की घटनाएं हुई और किस तरह से एक तरफा कार्रवाई के नाम पर वहां पर जिस तरह से बुलडोज की गई हैं, वहां पर छोटी छोटी झोपड़ियां, होटल्स, लोगों के कारोबार से गरीब रो रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि उनका कसूर है, क्योंकि अगर उन्होंने पत्थरबाजी की और वो कसूरवार हैं तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अदालतें बनी हुई हैं। ये कैसी तानाशाही है रविकांत जी कि ना अदालतों का इंतजार करना, ना कोई दोष सिद्ध होने का इंतजार करना, बस हम ही सब कुछ हैं, हम ही इंसाफ हैं, हम ही अदालत हैं, हम ही जज हैं, हम ही ज्यूरी हैं, हम ही सब कुछ हैं। हमने अपना बुलडोजर भेज दिया, गरीबों की दुकानों पर, घरों पर चला दिया, इल्जाम सिद्ध नहीं हुआ है, ये सिद्ध नहीं हुआ वो शामिल थे नहीं शामिल थे, ये अदालतें तय कर दी। और एक तरफा कार्रवाई के नाम पर वो बिलखते बुजुर्ग, वो बिलखती महिलाएं, वो तमाम सामने आ रही हैं। और उसमें सिर्फ मुस्लिम भी प्रताड़ित नहीं है, बल्कि हिंदू भी प्रताड़ित हैं। उसमें हमने कई ऐसी रिपोर्ट अभी देखी। देखिए बुशरा जी, ये दरअसल संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, और ये आज के नहीं हैं। इनके पुरखे जो थे उन्होंने भी भारत के संविधान की आलोचना ये कहकर के की थी, और मैं आपको डेट सहित बता रहा हूं। ये 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ, उसके चौथे दिन 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि भारत का संविधान यूरोपीय मूल मान्यताओं के आधार पर लिखा गया है, उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें मनुस्मृति का विधान नहीं है। ये मनुवादी मानसिकता से संचालित होने वाले लोग हैं, इसलिए इनके लिए स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों की इज्जत, स्त्रियों का व्यक्तित्व कोई मायने नहीं रखता है। इनके लिए दलित, पिछड़े और आदिवासी सिर्फ और सिर्फ वोटर हो सकते हैं। इनके लिए वो कभी नागरिक नहीं हो सकते हैं। उनके अधिकार इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, और इसलिए वो कभी उनकी चिंता भी नहीं करते। उन्हें दंगों में झोंक दिया जाता है, लेकिन उनके आरक्षण का सवाल, उनके जीने के अधिकारों का सवाल, उनके एजुकेशन और हेल्थ का सवाल, इस पर कभी डिस्कशन नहीं होता है। इस पर ये कभी चिंतित नहीं होते हैं। ना वो इसकी चिंता करते हैं कि महंगाई कहां पर है, लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी भी वो चिंता नहीं करते हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये लोकतंत्र विरोधी,
संविधान विरोधी और नागरिकता विरोधी, जो नागरिकता का बोध है उसके भी ये लोग उसको विरोध करने वाले हैं। इसलिए न तो इन्हें मणिपुर की चिंता है और न ही इनको हरियाणा की चिंता है। इनको चिंता सिर्फ और सिर्फ सत्ता की है, उस कुर्सी के भूखे हुए लोग हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस तरह से ये इतिहास उनके साथ रहा है कि उन्होंने लोगों को अशिक्षित रख करके, कमजोर रख करके जो पूरा सांस्कृतिक वर्चस्व लगातार कायम रखा, और अब अगर लोकतंत्र मजबूत होगा, जो दलित, पिछड़ा, गरीब, मजदूर, जो वंचित है, वो अगर अपने अधिकारों की बात करेगा तो फिर इन्हें सत्ता में इतने आसानी से जगह नहीं मिल सकती। तो ये जो पूरा तानाशाही अंदाज है वो उन तमाम संवैधानिक मूल्यों को भी खत्म कर देना चाहते हैं, चाहे उसमें समाजवाद हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे आर्टिकल 21 माने व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन की आजादी का सवाल हो। इसलिए मैं कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं कि वो ऐसा कर रहे हैं। उनकी बुनियाद में ही तानाशाही है। उनकी ये हिंदू तो क्या है, वो राजनीतिक विचारधारा है जिसके खुले तौर पर 3 दुश्मन है, मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट। और बाद में गुरु गोलवलकर जो लिखते हैं कि साहब जो दलित और पिछड़ा है वो अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही व्यवहार करे, उसको वही उसी तरह से रहना चाहिए। ये जो मानसिकता है उसी का प्रदर्शन है, इसमें कहीं वो कुछ और अलग नहीं कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान और लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं। बिल्कुल। और अमलेंदु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। आपसे मेरा सवाल ये है कि आज राहुल गांधी की वापसी हुई है 137 दिन के बाद। जोश खरोश देखा हमने, तस्वीरें तमाम देखी, जो स्वागत हुआ वो हमने देखा, कितनी भारी तादाद में भीड़ थी वो तमाम हमने देखी। तमाम सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सिर्फ एक ही शख्स की बात हो रही थी, वो थी राहुल गांधी की वापसी की। ना वो डरे, ना वो झुके, ना उन्होंने माफी मांगी। और पहले आप वो स्पीच तो उनकी वायरल है ही कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है, माफी नहीं मांगूंगा। तो ये जो एक उन्होंने एक तरह का परसेप्शन अपने इर्द गिर्द बनाया है, एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो उनकी है, आपको लग रहा है सीधे तौर पर इसका फायदा राहुल गांधी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है इस पूरे मामले पर? देखिए बुशरा जी, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को इसका सीधा सीधा फायदा भी मिला है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि राहुल गांधी ने ये साबित किया कि जो वो कहते हैं उस पर अड़े रहते हैं और किन्हीं भी परिस्थितियों में उनको झुकाया नहीं जा सकता। मतलब असली 56 इंच का सीना जो है वो राहुल गांधी का साबित हो चुका है। ये कुल मिलाकर के बात है। प्रधानमंत्री जिस 56 इंच के सीने की अपनी बात करते हैं वो पता नहीं कितने इंच का है, वो तो किसी ने नापा नहीं, उनका दर्जी जानता होगा वो कितने इंच का है, कितने इंच का नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का 56 इंच का सीना है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे भारत ने देख लिया। भारतीय जनता पार्टी की असली परेशानी का सबब यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो साबित करना चाहती थी उसमें पूरी तरीके से विफल रही। और भारतीय जनता पार्टी का सारा दुष्चक्र जो था और सारा जो कुचक्र उसने रचा था उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फेल हुई है। अब जो कुल मिलाकर ये बात है, आज जो सदन के अंदर राहुल गांधी जब पहुंचे हैं बुशरा जी, उसके बाद जिस तरीके से वह नारे लगे हैं और इंडिया के सांसद जो हैं, यानी पूरे गठबंधन के सांसद जिस तरीके से राहुल तुम संघर्ष करो और राहुल तुम आगे बढ़ो के नारे लगा रहे थे, उससे भी ये बात स्थापित हो गई कि राहुल गांधी जो हैं वो सिर्फ कांग्रेस के नेता भर नहीं है, राहुल गांधी वास्तव में इंडिया के नेता हैं। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशानी का सबब बन गया है। तो अब जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ रही हैं उसी की परिणति आज जो है सदन में बार बार देखने को मिली। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी की और पीठासीन सभापति प्रेमचंद सोलंकी के बीच जो बहस हुई, निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से अनर्गल आरोप लगाए, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अभी और आगे बढ़ेंगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो विचलन है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से कहा जाए कि जो मानसिक जो उतावलापन जो उसका हो रहा है राहुल गांधी को लेकर के, वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में। तो इसके लिए कांग्रेस को भी इंडिया को भी ये बेहद बिल्कुल हास्यास्पद है। अमलेंदु जी, ये कह देना, अभी मैं पढ़ रही थी एक उनके बहुत जहरीले नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि न्यूज क्लिक के आर्टिकल्स जो हैं वो राहुल गांधी और उनके नेता शेयर करते आए हैं और न्यूज क्लिक को लेकर जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको अभी देखना डिटेल्स में बाकी है और उसको लेकर न्यूज क्लिक को जवाब देना है। लेकिन आप ये देखिए कि कहीं से भी कोई भी तार जोड़ देना, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसको लेकर पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे का सीधे तौर पर बात करना
और उनमें उस तरह के नाम लेना जिनका न्यूज क्लिक से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे पत्रकारों के नाम भी उसमें शामिल करना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि खिसियाहट है कि कोई आपको मौका नहीं मिला तो आप फिर से वही अपना घिसा हुआ नैरेटिव ले आए, उस रिपोर्ट के जरिए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। और आप ये देखें कि इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली जिसमें न्यूज क्लिक से ज्यादा लग रहा था राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए बुशरा जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी है वो पता नहीं कौन सी राजनीति करते हैं, समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये इनको कुछ सुपारी ले लेते हैं कुछ मीडिया संस्थानों से। हो सकता है न्यूज क्लिक में से किसी ने जो भारतीय जनता पार्टी को सुपारी दे दी हो, अब ये न्यूज क्लिक की जो है लीडरशिप बढ़ाएंगे। ये इस तरीके काम करते हुए समझ में नहीं आता है। अरे न्यूज क्लिक ठीक है, पोर्टल है, वो चल रहा है, उसकी अपनी विचारधारा उस पर काम करता है, उस पर वैचारिक चीजें होती हैं, बिल्कुल सही बात, उसमें वैचारिक चीजें होती हैं, उसकी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, वो जमीन की चीजों को आता है तो उसका अपना एक काम है, वो कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से तमाम न्यूज पोर्टल के खिलाफ और न्यूज मीडिया संस्थानों के खिलाफ इस तरीके से अगर मैदान में उतरेगी तो जाहिर सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी को पहले ये तय करना है कि आखिर उसकी लड़ाई है किसके साथ में। उसकी लड़ाई न्यूज क्लिक के साथ में है कि उसकी लड़ाई राहुल गांधी के साथ में है कि उसकी लड़ाई चीन के साथ में है, किसके साथ में आखिर है उसके साथ। भाई ये भारतीय जनता पार्टी तय तो करे, लेकिन मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी राजनीति समझ ही नहीं पा रही है, तय ही नहीं कर पा रही है कि आखिर उसको करना क्या है। अब न्यूज क्लिप को लेकर क्या बताइए, जब देश का जो मीडिया मंत्री है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, अगर वही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है अगर वही आकर के मीडिया संस्थान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो इससे ज्यादा नाकारा कोई जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो ही नहीं सकता कि जिसको मीडिया संस्थान के खिलाफ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी लग रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने नाकारापन को और अपने मंत्रियों की अक्षमता को जो है ये स्वयं जाहिर कर रही है कुल मिलाकर के। भाई एक मीडिया संस्थान के अंदर अगर कोई कमी है, उसकी रिपोर्ट से आपको आपत्ति, तो आपके तमाम मैकेनिज्म है, आपका नया IT रूल आ चुका है, आप उसके साथ कार्रवाई कीजिए जो आपको कार्रवाई करनी है। जाहिर सी बात है कि आपके पास कार्रवाई करने के लिए कोई आधार नहीं है, इसीलिए आप उन मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर के आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, आप इस तरीके से हमलावर हो रहे हैं। और उसमें बीच में आप राहुल गांधी को खींच के लेके आ रहे हैं या आप कांग्रेस को खींच के लेकर आ रहे हैं। तो भाई अब तय कीजिए कि आपको मीडिया संस्थान जो है उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो अनुराग ठाकुर की थी किसके खिलाफ, ये समझ में ही नहीं आया। मतलब जितना भाषण अनुराग ठाकुर ने दिया उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी जो है ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो है किसके खिलाफ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो खासतौर से मंत्री, उनके जो ट्रोल मंत्री कहे जाते हैं, आवाज आते हैं मीडिया के बीच में, उनको एक अच्छा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उनको कहीं ठीक ठाक या पढ़ने के लिए भेजें, हार्वर्ड में दाखिला उनका नहीं हो सकता। ये बात ठीक है, कमजोर बच्चे हैं वो सब, पढ़ाई लिखाई में क्लास में पीछे की बेंचों में बैठ करके पढ़े होंगे, हो सकता है, लेकिन अभी भी जो है समय है, बुढ़ापे में भी लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में पढ़ाई बंद नहीं हो जाती है। तो उनको अच्छे संस्थानों में पढ़ाएं, घर पे ट्यूशन लगवाएं, कोचिंग दिलवाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनकी अच्छे से जो है तैयारी कराया करें। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल रविकांत जी, जिस तरह से अभी अमलेंदु जी भी कह रहे थे कि आप ये देखें कि जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, जिनको तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार आपको लेके कहा जा रहा है देखिए कांग्रेस ने फिर बेइज्जती की आपकी, देखिए ये उनके साथ नहीं खड़े हैं और ये भानुमति का कुनबा है और ये तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं ताकि वो पीएम मोदी को जो है वो हरा दें और एक जो है वो सब पर भारी है। हालांकि उस एक ने 38 दल जो है अपने साथ इकट्ठा किए हुए, एक दल उनसे छटक भी गया है, कुकी पीपल जो है छोटा सा दल है वो उनसे अलग हो गया है। लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ ताकत नजर आ रही है साफ तौर पर कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो पूरा उन्होंने स्वागत किया, उनमें एक नया जोश खरोश है, उनका कॉन्फिडेंस देखते बन रहा है। वो कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पीछे है, उस चेहरे के पीछे है जिसकी सांसदी रद्द हुई तो वो उसने पूरे देश में 4000 किलोमीटर चल के जन जन के मुद्दों को सुना, उनसे बात की, सीधी वार्ता की, उनके साथ वो जुड़े और आप देखिए फिर से उनकी एक बार फिर से जीत। तो क्या आपको लग रहा है ये जो खींच है बीजेपी की वो देखने के लिए मिल रही है और बजाहिर ना सही लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस इंडिया गठबंधन का चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं? डेफिनेटली राहुल गांधी उस इंडिया गठबंधन का चेहरा बन ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले इस देश का चेहरा, लोगों की उम्मीदों का केंद्र वो बन चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में इस बात को हम सब ने देखा, दुनिया ने देखा। दक्षिण भारत से लेकर के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए और जम्मू कश्मीर तक
जो लोग उनके साथ चले, विपरीत परिस्थितियों में चले, वो इस देश के उम्मीदों, उनके भरोसे को दिखाते हैं कि राहुल गांधी अब उनके नेता बन चुके हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज की तारीख में राहुल गांधी इस देश के जननायक के तौर पर सामने आ चुके हैं। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी तो वाकई सब पर भारी हैं। वो इतने भारी हो चुके हैं खुद अपने ऊपर भी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इस देश के लोगों के ऊपर, कि लोग अब उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो चुनाव राहुल गांधी और विपक्ष की वजह से तो हारेंगे ही, खुद उनके अपने जो कारनामे हैं उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जो आप लिखते हैं, जो इबारत लिखी जाती है, जो आपने वादे किए थे, क्या उन वादों पर आप खरे उतरे हैं? एक एक करके मैं पहले भी उन सबको गिना चुका हूं, बेरोजगारी से लेकर के भ्रष्टाचार तक, काला धन से लेकर के रुपए के मूल्य तक, और किसानों की समस्या, मजदूरों, ये तमाम जो आपने वादे किए थे, 15 लाख खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, और हुआ क्या कि आपने इस देश के लोगों को कोरोना जैसी आपदा में भी बिल्कुल जानवरों की तरह हाँक दिया। वो लोग जिन पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, जिनके पांव लहूलुहान थे, कितने लोग मर गए थे। नोटबंदी में क्या लोगों ने इस तरह की तस्वीरें कभी देखी? 160 से ज्यादा लोग लाइन में लग करके मर गए थे। किसान जब बैठे हुए थे अपने मांगों को लेकर के, उन काले कानूनों के खिलाफ, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद मोदी जी ने क्या बोला कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। जब सीमा पर वो जवान जूझ रहे थे चीनी सैनिकों के साथ, उस समय भी मोदी जी ने जवान नहीं खोली थी अपनी। तो आज वो इस देश के लोगों पर, इस देश के संस्थाओं पर, भारतीय जनता पार्टी पर खुद बोझ बन चुके हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस देश के लोग, इस देश का जनमानस, इस देश का लोकतंत्र उनके बोझ से अब मुक्त होना चाहता है, और उसका अगुवा कोई बनेगा, उसके लिए कोई विकल्प बनेगा, और उसके मामले में वो इंडिया खड़े, जिसके बड़े नायक के तौर पर, जिसके स्वाभाविक नेता के तौर पर राहुल गांधी आज हमारे सामने है, कि उनके लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वही नहीं, इस देश का आम नागरिक भी, इस देश का नागरिक समाज भी, इस देश का दलित, पिछड़ा, वो महिलाएं भी, जिनके आंसू पहुंचने के लिए राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे थे, वो बच्चे भी, आप उन दृश्यों को याद कीजिए जो राहुल गांधी के कंधों पर बैठ करके, उनकी महिलाओं को भी याद कीजिए जो चारा काटते हुए राहुल गांधी से बात कर रही थी, उन बुजुर्गों को भी, उन विकलांगों को याद कीजिए जो राहुल गांधी का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के समूचे लोगों की उम्मीदों का केंद्र राहुल गांधी बन चुके हैं, और यही तकलीफ नरेंद्र मोदी को है। लेकिन वो अहंकार और वो बोझ, वो नरेंद्र मोदी के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है, और उनका जो पूरा ब्रांड था वो अब ध्वस्त हो चुका है। ये ब्रांड हवा में कब तक जीवित रहेगा? जिस कारपोरेट हिंदुत्व के जरिए आपने सत्ता के अहंकार से लोगों को छलनी किया, लोगों को अपमानित किया, लोगों को महंगाई के बोझ तले कुचल दिया, उन किसानों को, तो लोग आपसे जवाब मांगेंगे। और लोग अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं करते हैं दूसरा जी, लोग सीधा मोहर लगाते हैं। ये तो अभी विपक्षी दलों का अविश्वास प्रस्ताव है जिस पर मोदी जी को सामना करना है, और मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी से सामना करने की हिम्मत उनमें है। लेकिन एक वो दिन आएगा जब लोगों के अविश्वास प्रस्ताव सामने होगा, तो लोग केवल बटन दबा करके अपना विश्वास और अविश्वास जाहिर करेंगे। और उस वक्त मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की वो तस्वीरें लोगों के जेहन में होंगी कि कौन देश के प्रति ईमानदार है, कौन सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है, कौन इस देश में सौहार्द चाहता है, कौन इस देश की तरक्की चाहता है, और कौन है जो इस देश को विभाजित करके खंडित करना चाहता है, कौन है जो लहूलुहान होते हुए लोगों के समय भी खामोश रहता है, कौन हो जो किसानों की शहादत पर भी खामोश रहता है। ये लोगों के जेहन में जाएगा, और तब मुझे लगता है कि लोग तय कर देंगे इस देश का मुस्तकबिल, इस देश के लोकतंत्र का मुस्तकबिल वही लोग तय करेंगे जिन्होंने पहले से भी इस देश को मजबूत बनाया है। बिल्कुल, तो एक तरफ नफरत का पूरा एजेंडा है, मणिपुर से लेकर आप हरियाणा, नू और दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पे आप देख लीजिए कि पिछले चंद दिनों में किस तरह से रैलियां निकाल कर जो नफरत बांटी गई है मुसलमानों के खिलाफ, उनके आर्थिक बहिष्कार को लेकर पंचायतें जो की गई हैं, वही उसी हरियाणा में की गई जहां इतना सेंसिटिव माहौल, वही पंचायत करके उनके आर्थिक बहिष्कार के लिए कहा गया कि उनके आई कार्ड्स और ये तमाम चीजें आप चेक करें तो
तो एक तरफ आप ये देखिए कि एक शख्स है जो मोहब्बत की बात करता है, मोहब्बत की दुकान की बात करता है, वो भाईचारे की बात करता है, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक वो राजनीति है जो सिर्फ बांटने की राजनीति करती है, जो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है और फिर बैठकर तमाशा देखती है और वोट की राजनीति पर अपनी रोटियां सेकती है। एक तरफ वो है, तो जाहिर सी बात है लोगों की सब समझ में आ रहा है। अब ये तमाम चीजें सर के ऊपर चली गई हैं, जो उनका रिपीटेटिव नैरेटिव है ना, अब वो लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि खाली पेट अमलेंदु जी थालियां नहीं बचती हैं, खाली पेट दिए नहीं जलाए जाते हैं, खाली पेट आखिर कब तक इंसान वाहवाही करता रहेगा, और क्या खाली पेट हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगा? क्योंकि बेरोजगारी अपने चरम पर है, 200 रुपए किलो टमाटर हैं। वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि नोएडा की बड़ी सोसाइटी में अपर मिडिल क्लास लोग लाइन में लगकर, लाइनों में लगाने की आदत डाल दी गई है, टमाटर खरीद रहे थे, तो सोचिए गरीबों का क्या हाल होगा। तो ये पूरी जो चीजें हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब जो एक रेपिटेटिव नैरेटिव जो बार बार बनाया गया बीजेपी की तरफ से, वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है? लोगों की समझ में तमाम चीजें बिल्कुल आईने की तरह साफ हैं, और अब उनको लग रहा है कि ये तमाम चीजें जिनसे उन्हें बहकाया गया, अब उनको रियल इश्यूज पर वापस लौटकर उसी पर बात करनी पड़ेगी। अब ये तमाम चीजें चलने वाली नहीं है, और ये आगे आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है उनमें पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और निश्चित तौर पर बुशरा जी, लोगों को समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर और मुसलमानों को जलाकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाती है। ये इस देश का हिंदू है, वो जाग रहा है, और इस देश का हिंदू अभी बात समझने लगा है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, कोई बबीता गुज्जर है हरियाणा की, उनका एक वीडियो जो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, और बबीता गुज्जर उसमें खुल के कह रही है कि ये जितने जो गौ रक्षक हैं, ये सब गौ तस्कर हैं, और इनको जो है जब लड़ाई होती है तब इनको याद आता है गुजर, और तब गुजर हिंदू हो जाता है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। उसने बहुत सारे सवाल जो वीडियो में बबीता गुज्जर ने उठाए हैं, यानी कि वो जो चीजें जो है वो दुनिया आप समझने लगी है और लोग समझने लगे हैं। हरियाणा में जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, और वो पंचायतें लगातार ये कह रही हैं कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बजरंग दल वगैरह जो हैं, ये हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये चीजें लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आने लगी। अब जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, यानी आप जो दिखाया जा रहा है कि साहब वहाँ खुदाई हो रही है, वो खुदाई नहीं सर्वे हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में, और उसका सच सामने आएगा। लेकिन ये 300 रुपए किलो टमाटर हो गया, इसका सच कौन सामने लेकर के आएगा? तो 600 रुपए किलो अदरक हो गई है, इसका सच कौन सामने लेकर के आएगा? जो 200 रुपए किलो हरी मिर्च हो रही है, इसका सच कौन लेकर के सामने आएगा? जाहिर बात है कि इन सबका सच जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां हैं, जिनकी वजह से इस देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। आखिर क्या कारण है कि देश के अंदर महंगाई बढ़ती है, लोगों की आमदनी कम होती है, और कुछ खास पूंजीपतियों की जो है वो बढ़ जाती है आमदनी? आप देखिए कि एक कंपनी ने लैपटॉप लॉन्च किए भारत में, उसके लैपटॉप के लॉन्च होते ही आदेश आ गया कि अब आप बाहर से कोई लैपटॉप और टैबलेट नहीं मंगा सकते। जैसे बवाल हुआ तो सफाई दे दी कि नहीं, वो लाइसेंस जो होगा उसको आप लेकर के मंगा सकते हैं। अब लाइसेंस पे आएगा, तो पहले के बिना लाइसेंस के आ रहे थे, पहले के सब अवैध तरीके से आ रहे थे। तो यानी कि किसी न किसी तरीके से जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार किन लोगों के पक्ष में काम कर रही है। एक किसान नेता है, वो श्रमिक नेता है, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि 1 महीना पहले तक किसान जो था सोनभद्र का, वो उसने टमाटर सड़क पे फेंक दिए, कहा कि आप जितना बोरी भर के लेना चाहे ले जाइए, हमें कोई मतलब नहीं है। बोले 1 महीने के बाद ही वो सारा जो है वो किसान के पास जब नहीं रहा टमाटर, उस टमाटर की जो है वो बाजार में आ गया वो 300 रुपये किलो तक। क्या कारण है? तो कारण ये है कि जो टमाटो केचप बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने 50 पैसे किलो और 1 रुपये किलो जाकर के वो सारा टमाटर किसान से ले लिया, और उसके बाद वो टमाटर जो वो आकर के मार्केट में 300 रुपये किलो हो गया। ये जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, सरकार जिस तरीके से बड़े औद्योगिक घरानों के पीछे खड़ी हुई है और उनके जिस तरीके से बिजनेस की हित साथ रही है, ये सारी चीजें भारत के लोग अच्छे तरीके से समझने लगे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ये नफरत का एजेंडा जो है, जो नफरत की दुकान है, उसको इस देश का मुसलमान नहीं, मुसलमान की बेचारी की क्या हैसियत है, कितना है मुसलमान जो कुछ कर लेगा? इस भारतीय जनता पार्टी की नफरत की दुकान को इस देश का हिंदू ही बंद कराएगा,
और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझ लेनी चाहिए अच्छी तरीके से कि आप जो नफरत की दुकान खोले बैठे हैं और जो आप नफरत का एजेंडा चला रहे हैं, उसको भी इस देश का हिंदू भी जो है वो अच्छी तरीके से समझ लगा है कि आखिरी आपका एजेंडा जो है ये इस देश के 84% जो हिंदू हैं उनके खिलाफ है। चूंकि महंगाई की मार जो है वो 14% मुसलमानों के ऊपर नहीं है, वो 86% जो 84% जो हिंदू है पहले वो इसकी इज्जत में आता है। भ्रष्टाचार का पहले वो 84% हिंदू होता है, बाद में उस मुसलमान के ऊपर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो हर तरीके से इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रही है, उनको क्षति पहुंचा रही है, और ये नफरत का एजेंडा जो है उन हिंदुओं को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ये मुझे लगता है कि अब हिंदू समझने लगा है, और इस ये चुनाव में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसको शायद। बिल्कुल, और इसी तरह के कॉर्पोरेट हाउसेस के खिलाफ, क्रूनी कैपिटलिज्म के खिलाफ राहुल गांधी लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते आए हैं, और यही वजह है कि उन्हें बहुत सारी चीजों में मात भी देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो चीजें जन सरोकार से जुड़ी हैं, जिनका सरोकार सीधे जनता से, वो तमाम मुद्दे वो उठाते रहे हैं। आपको नहीं लगता रविकांत जी कि जिस तरह के मुद्दे राहुल गांधी, चाहे अडानी की बात करें, अंबानी की बात करें, वो ही एक ऐसे शख्स है, एक सांस में बीजेपी और आरएसएस पे वो एक तरह का वार करते हैं, फिर हम दो हमारे दो कह के वो अडानी और अंबानी का नाम साथ में लेते हैं, क्रूनी कैपिटलिज्म के खिलाफ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के खिलाफ, इन तमाम चीजों को वो हमेशा से उठाते रहे हैं। इसके उनको नुकसानात भी उठाने पड़े हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज, कोई भी पार्टी, कोई भी इलेक्शन बिना फंडिंग के नहीं लड़ा जा सकता है, और सबसे ज्यादा फंडिंग किस पार्टी को होती है ये किससे छुपा नहीं है, तो उसके नुकसान भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो इन तमाम मुद्दों को उठाते रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में भी इसी तरह के तमाम मुद्दे उठाते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे? और दूसरा, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज हम राहुल गांधी की देखते आए, चाहे वो बयान जिसके लिए उन्हें सजा हुई, वो आस्तीन ऊपर करके जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज थी, पेपर को फाड़ देना और थोड़े अग्रेसिव अंदाज में उन तमाम चीजों को करना, उससे उन्होंने अपनी एक छवि बना ली। और उसके बाद जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर गए, तब से उनकी इमेज जो है पूरी तरीके से बदल गई है। तो क्या अब हमें, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि बहुत ही कम अल्फाज में उन्होंने अपनी बात को रखा, तो क्या हमें दूसरी तरीके के राहुल गांधी देखने के लिए मिलेंगे? थोड़े वो बिल्कुल जो मोदी से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जो अग्रेसिव होके नहीं बल्कि शांत और स्वभाव तरीके से उन तमाम बातों को रखते हैं, जिससे लोगों की समझ में आए कि आखिर वो क्या रहे हैं। रविकांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। अमलेंदु जी, सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है कुछ मुख्तलिफ राहुल गांधी नजर आएंगे क्या इस बार? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो है वो नजर आने लगे हैं, दूसरे राहुल गांधी जो है वो नजर आने लगे हैं, और बल्कि कहा जाए कि राहुल गांधी की जो सच्चाई है वो अब धीरे धीरे सामने आने लगी है, और जो असली राहुल गांधी है वो धीरे धीरे जो है वो सामने आ रहे हैं। अभी तक दुनिया जो राहुल गांधी को देख रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रोपेगेंडा की नजर से राहुल गांधी को देख रही थी। अब जो राहुल गांधी आ रहे हैं वो जनता की आंखों से जो राहुल गांधी दिखाई देते हैं वो राहुल गांधी अब दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी काफी बदले हुए स्वरूप में नजर आएंगे और नजर आ भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, जो वो सेकेंड राउंड है और वो चल रहा है, उसके बाद तो राहुल गांधी और भी ज्यादा निखर करके सामने आएंगे। कुल मिलाकर के अभी तक जो राहुल गांधी थे और हम लोगों ने भी जिन राहुल गांधी को अब तक देखा था उससे काफी कुछ अलग राहुल गांधी अब दिखाई पड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जितना ज्यादा जनता के संपर्क में आते जाएंगे, जितना जनता की ज्यादा समस्याओं को समझते जाएंगे और उन पर अपनी राय रखते जाएंगे, वैसे वैसे राहुल गांधी जो है एक नए रूप में निखरते जाएंगे। तो राहुल गांधी नए रूप में निखर करके सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को परेशानी भी सबसे ज्यादा यही हो रही है कि राहुल गांधी की जो असली तासीर है, जो राहुल गांधी का असली चेहरा है, वो अब जनता के सामने आना शुरू हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो रंग रोगन लपेट के राहुल गांधी को पेश किया था, वो जो है वो इस बरसात में वो रंग रोगन उतर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी होशियारी मुझे लगता है कुल मिलाकर के यही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जी जुड़ने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। अब ये देखना होगा कि कल जब
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डिस्कशन शुरू होगा पार्लियामेंट में और उस वक्त राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। आज 137 दिन के बाद उनकी वापसी हुई, लेकिन उसके बाद ये देखे कि फिर से पूरी बीजेपी की मशीनरी ने प्रोपेगेंडा जो है राहुल गांधी के इर्द गिर्द उसी तरह का घिसा पिटा फिर से करना शुरू कर दिया है। तो राहुल गांधी क्या कुछ बोलते हैं, सबको इंतजार इस बात का है कि वही राहुल गांधी जो सवालों की आंधी लेकर आते हैं, वही राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, लफाजी के तहत नहीं तथ्यों के तहत, वो राहुल गांधी फिर से कब सुनने के लिए मिलेंगे? क्योंकि एक राहुल गांधी वो देखे गए पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद भी उन्होंने अपनी यात्रा को कोई विराम नहीं दिया। आप देखिए कि किसान बहनों से जाकर वो मिले, धान बोते हुए वो नजर आए। दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से मोटर मैकेनिक जो है उनके पास वो गए। आजादपुर मंडी का जो वीडियो है वो आज पूरा रिलीज किया गया है, वहां पर भी आपने देखा कि उन लोगों से भी किस तरह से उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना। तो जन जन के पास जाकर, लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को वो सुन रहे हैं। और आज जिस तरह से उनका पार्लियामेंट के बाहर जो स्वागत उनका किया गया, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये तमाम जो नारे बुलंद हुए, जो 26 दल हैं उन्होंने एक तरह से बिल्कुल बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। और उसके साथ ही जो बीजेपी की खिसियाहट है, जो बीजेपी लीडरशिप की खिसियाहट है, वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। अब कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण देखना यह होगा कि राहुल गांधी बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि मणिपुर का एक ऐसा मामला है जिसको लेकर आज मीटिंग भी हुई है। सोनिया गांधी उसमें मौजूद थी, नॉर्थ ईस्ट के जो नेता हैं कांग्रेस के वो भी वहां पर मौजूद थे, दूसरे दल भी मौजूद थे। और ऐसे में मणिपुर का पूरा मामला अभी तक एक ऐसा मामला है जिस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला है। 38 सेकंड जो वो बोले थे जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, तो उससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात की थी और उसके बाद मणिपुर की बात की थी। लेकिन मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए वहां की महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई, जिस तरह से उनको नग्न अवस्था में घुमाया गया, उनके साथ जो गैंगरेप हुआ, और फिर बेशर्म वहां के जो मुख्यमंत्री है वो ये कहते हैं कि ऐसी नहीं ऐसी 100 घटनाएं हैं। सवाल ये है कि क्या जो स्मृति ईरानी हैं, जिनको राहुल गांधी को घेरने के अलावा और कोई काम नहीं है, सिर्फ उन्हीं को लेकर वो बात करती हैं, क्या उन्होंने संज्ञान लेकर उनसे पूछा बीरेंद्र सिंह से कि आखिर ऐसी घटनाएं हैं, कौन सी वो घटनाएं, क्या उनका ब्यौरा लिया गया? ये तमाम वो सुलगते हुए वो ज्वलंत सवाल हैं जिनके जवाब पाना अभी बाकी है, क्योंकि अभी भी मणिपुर अशांत है। और इस सब अशांति के बीच राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आप ये देखिए कि पूरा हरियाणा जो है, नू मेवात का इलाका, यहां तक कि वो आग गुड़गांव तक पहुंची, क्या कुछ हो रहा है। और उसके बाद भी नफरत थमने का नाम नहीं ले रही है। बाकायदा तौर पर रैलियां निकालकर एक समुदाय के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा जो है वो अभी भी भड़काने का काम पूरे तरीके से किया जा रहा है। इस सब के बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का सुओ मोटो लेना और ये कहना कि ये एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही है और बुलडोजर की पूरी कार्रवाई पर रोक लगाई, हालांकि बहुत देर हो चुकी, क्योंकि ना जाने कितने दुकानें हैं जो जमींदोज हो चुकी हैं, घर जमींदोज हो चुके हैं। गरीब अब वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि उनका कसूर क्या है, कि अब अदालतों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ही, पुलिस ही सब कुछ तय करेगी, वही अदालत, वही जूरी, वहीं पर यह इंसाफ होगा, तो फिर अदालतों की जरूरत ही क्या रह गई है? ये सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है, क्योंकि बुलडोजर जो है वो कार्रवाई हर जगह वहां देखने के लिए मिलती है जहां पर भी इस तरह की हिंसा होती है और एक तरफा कार्रवाई के नाम पर मुकदमे भी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ किए जाते हैं, जेल भी सिर्फ उन्हें ही भेजा जाता है और घरों को भी बुलडोज उनके ही किया जाता है। तो अब ये सवाल जनता पूछ रही है, उनकी समझ में आ गया है कि जो बेरोजगारी, जो भुखमरी और महंगाई के जो तमाम मुद्दे हैं वो कहीं से कहीं उठ ना जाएं और उनकी आवाज इतनी तेज ना हो जाए कि बहरी और गूंगी हो चुकी जो सरकार है उसको भी बोलना पड़े। तो जाहिर सी बात है सबके बीच ये तमाम प्रोपेगेंडा, ये तमाम नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज जिस तरह से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई वो साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की खींच को दिखाता है। आपको कार्यक्रम मेरा कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके राय, आपके मशवरों का भी इंतजार है। कोई बदलाव अगर आप देखना चाहते हैं, कोई खास आप कोई किसी लीडर को मेरे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं,
किसी एनालिस्ट को, किसी गेस्ट को आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक उनकी आवाज को जरूर पहुंचाऊं और मैं कल से ये कोशिश करूंगी, मैं लगातार वादा कर रही हूं, आज के लिए माफी, कल से मैं ये जरूर कोशिश करूंगी कि आप सबके कमेंट्स भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूं, उन्हें बाकायदा तौर पर मैं पढ़ूं। आप सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब